पेज 134 निकालेंगे। पेज 134 P&L अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं जी यार। एक करके आइटम पढ़ते हैं। जैसे टीडी अकाउंट में 1 बाय 1 लर्न किया था हमने कि कौन सी आइटम डेबिट में आएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट में आएगी। ऐसे ही अब P&L में लर्न कर रहे हैं जी 1 बाय 1, कौन सी आइटम डेबिट में, कौन सी आइटम क्रेडिट में। डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सैलरीज। एक वर्ड था रिलेटेड सैलरीज से, वेजेस। वेजेस उन एम्प्लॉयज की सैलरी जिनको जो गुड्स बना रहे हैं, गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनकी पेमेंट को वेजेस कहते हैं। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उनकी पेमेंट को सैलरी कहते हैं। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी और सैलरी जो है वो P&L अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज तो ट्रेडिंग में आएगी। उसमें हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ज्यादा पोर्शन वेजेस का है और कम पोर्शन सैलरी का। अगर क्वेश्चन में आता है सैलरी एंड वेजेस तो P&L में आएगा। उसमें हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ज्यादा पोर्शन सैलरी का है और कम पोर्शन वेजेस का है। क्लियर हो गई जी बात। नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है सर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। ये कौन सा खर्चा है सर स्टेशनरी का? जो नॉर्मल स्टेशनरी के आइटम ऑफिस में यूज होती है, स्टेपलर, फोटोस्टैट का पेपर, पेन, ये सब जो नॉर्मल स्टेशनरी के आइटम ऑफिस में यूज होती है, ये वो वाला खर्चा है। ये प्रिंटिंग वाला खर्चा कौन सा है सर? कंपनी अपनी नाम, अपने ब्रांड नेम जो है वो अपने कुछ आइटम्स पे प्रिंट करवाती है। जैसे दिवाली पर मैक्सिमम ऐसा होता कि जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसकी कंपनी की डायरी मिलती है या कैलेंडर होता है या पेन होता है। जो प्रिंटिंग का खर्चा होता है कंपनी अपने नाम प्रिंट करवाती है कई चीजों पर। पोस्टेज एंड कुरियर, कोई सामान भिजवाना है, कोई जैसे टेंडर भिजवाना है, वो हम कुरियर से भिजवा रहे हैं तो कुरियर का जो खर्चा होता है, कुरियर काफी सारे जा रहे होते हैं तो इसलिए ज्यादा खर्चा होता है अमाउंट का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। नोटिस कर पा रहे हैं आपके सारे के सारे खर्चे जो हम पढ़ रहे हैं वो गुड्स को बनाने का खर्चा कोई नहीं है। इससे जो गुड्स से प्रोडक्शन से लिंक्ड है वो सारे खर्चे ऑलरेडी आ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जो खर्चे पढ़ रहे हैं वो वही वाले खर्चे जिनका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं, तभी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और P&L अकाउंट में आ रहा है। लीगल चार्जेस सर हमें कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट रखना पड़ता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, कुछ एडवाइसेस के लिए, लीगल मैटर्स के लिए। जैसे लीगल मैटर ही होता है सर ये कि कई बार एक छोटा बिजनेस, छोटी सी शॉप दिखती है हमें और उस पर भी लिखा होता है लिमिटेड। पढ़ा होगा आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर। जब कंपनी एक्ट के अंदर हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो अपने बिजनेस के नाम के लास्ट में हमें लिमिटेड या फिर शॉर्ट में LTD डॉट ये लगाना कंपलसरी हो जाता। तो ये लीगल एडवाइस लेते हैं अपने एडवोकेट से, सर हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप में करें कि कंपनी बना करके करें। तो वो हमें सजेशन देता कि कंपनी बना करके करोगे तो एक फायदा होगा कि अगर सामने वाले का पैसा डूबा तो आपका पर्सनल पैसा से, कंपनी में लायबिलिटी होती है लिमिटेड, पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी को क्रिएट करने का खर्चा अलग आता है, क्लोज करना हो तो खर्चा अलग आता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं। इनकम टैक्स रेट ज़्यादा है कंपनी के लिए पार्टनरशिप के मुकाबले, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं हमें कौन सा सूट करता है। तो लीगल खर्चा मतलब उन लॉयर्स की, सेक्रेटरी की फीस, सैलरी, ये वो खर्चा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, देखो जनरली कंपनी में जो होता है ना, जैसे आपने पढ़ा है प्रीपेड, सभी के पास प्रीपेड कनेक्शन ही होगा, कंपनियों में पोस्टपेड कनेक्शन होता है। बिजनेसमैन को पोस्टपेड सूट करता है जबकि पोस्टपेड कॉस्टली होता है। आप सपोज 300 रुपये महीने का कोई प्लान यूज कर रहे हो प्रीपेड में, अगर वही फीचर्स आप पोस्टपेड में लोगे तो 300 की जगह करीब 450-500 के आसपास का बिल आएगा। कंपनियों को लेकिन पोस्टपेड क्यों सूट करता है? क्योंकि प्रीपेड में मान लीजिए आपने 30 दिन का रिचार्ज करवा रखा, 28 दिन का, 28 दिन के बाद रिचार्ज करने का टाइम नहीं मिला, भूल गए, तो अगले दिन कॉल ही नहीं हो पाएगी। और बिजनेस में ऐसा हो तो बिजनेस रुक जाएगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो बिजनेस का ध्यान रखेगा, रिचार्ज का ध्यान रखेगा। बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए, जब बिल आएगा तो उसको भर दिया जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए कि रिचार्ज नहीं कराया तो पेमेंट रुक गई, काम रुक गया,
पोस्टपेड में भी ऐसा नहीं कि बिल की डेट आ गई तो उस दिन आउटगोइंग बंद हो जाएगी टाइम पेड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में टाइम पेड मिलता है हमको। मान लीजिए बिजली का बिल मैंने 20 तारीख को नहीं भरा तो ये थोड़ा कि सर को बिजली कट जाएगी, ग्रेस पीरियड होता है कुछ विद कुछ चार्जेस कुछ पेनल्टी के साथ, तो वैसे ही वहाँ पर होता है। टेलीफोन का बिल ऑफिस के सारे कनेक्शन जो होंगे उन सबका बिल आएगा, चाहे लैंडलाइन हो चाहे ऑफिस के एम्प्लॉइज को हमने मोबाइल दे रखा है उसका खर्चा हो गया तो वो सब आएगा, ऑफिस यूज के लिए हमने दे रखा है अगर तो। जैसे कई बार कंपनी वाले क्या करते हैं, कई जो एम्प्लॉइज को ना अपना खुद का मोबाइल देते हैं कंपनी की तरफ से और ये कहते हैं कि ये आपको 24 आवर्स फोन रखना। तो कोई एम्प्लॉय भी स्मार्ट होते हैं कि सर मैंने मान लीजिए ऑफिस से मैं आ गया तो मैं फोन ही स्विच ऑफ करके रख दूंगा कि ऑफिस वाले कॉल करते रहेंगे किसी काम के लिए, ये बताओ वो बताओ, हम क्यों हेडेक पाले इतना, पर्सनल फोन है जो मर्जी करें कराने के बाद। लेकिन कंपनी में कई बार क्या होता है कि अर्जेंट नीड हो जाती है, मान लीजिए प्रोडक्शन चल रही है, नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं और एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और मशीन रुक गई, उस चीज़ में इंजीनियर चाहिए, इसको ठीक करने के लिए सारे लेबर रुकी हुई है, तो उसको हम पर्सनल अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, कोई पर्सनल फोन दे देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये आप 24 आवर्स फोन रखोगे, इमरजेंसी में ही कॉल करेंगे तो 24 आवर्स फोन रखोगे, इसे ऑफ नहीं कर सकते आप। कन्वेंस क्या होता है जी? देखिए 3 टर्म्स हैं, कैरेज, कन्वेंस और ट्रेवलिंग। सर तीनों की हिंदी किराया है, किराया भाड़ा, ये तीनों की हिंदी है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये गुड्स का और ये एम्प्लॉइज का। कैरेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम गुड्स के किराया भाड़े के लिए, आते टाइम हो तो कैरेज इनवर्ड और बेचते टाइम हो तो कैरेज आउटवर्ड। एम्प्लॉय के किराए के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 वर्ड, कन्वेंस और ट्रैवलिंग। अब बात आती है कन्वेंस और ट्रैवलिंग में क्या फर्क है। होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम। ऑफिस टू वर्क, वर्क टू ऑफिस। सर ऑफिस के काम से मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये महीना, मैं ऐसा कहता हूं कि भैया ये कुछ काम है और आपको अभी बेंगलोर जाना पड़ेगा इस काम करने के लिए, तो बेंगलोर का जो खर्चा होगा उसे कंपनी देगी और अपनी जेब से भरेगी, कंपनी देगी, तो ये वाला खर्चा। ऑफिस से किसी काम पर जा रहा, उसी काम से वापस ऑफिस में आ रहा, ठीक। तो ऑफिस वाले एम्प्लॉय को किसी भी काम से बाहर भेजते हैं, चाहे वो सेम सिटी के अंदर हो, मान लीजिए हम यहाँ से कहते हैं कि तुम्हें करंट प्लेस जाना है यहाँ से ये कुरियर देने के लिए या फिर इस काम से या पेमेंट करने के लिए, तो वहां का कोई भी किराया वगैरह जाएगा तो वो भी कंपनी ही भरेगी। इस वाले खर्चे को ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहते हैं। इन जनरल क्या होता है, जिस एम्प्लॉय का काम बार बार पड़ता रहता है उसको कहते हैं भाई आप खर्चा कर लो और रिकॉर्ड करते रहो, उसके स्लिप वगैरह अपने पास रखते रहो, जब मंथ एंड आएगा आपकी सैलरी देने की बारी आएगी तो आप ये पर्चियां जमा करा देना और आपको ये पैसा भी मिल जाएगा, रिइंबर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये सैलरी है, 4,000 रुपये खर्च हो गए तो 24,000 मिल जाएंगे, ऐसा होता है। बड़ा अमाउंट तो एडवांस में दिया जाएगा, या दूर जा रहे हैं तो कंपनी की तरफ से टिकट बुक हो जाएगी, समझ आ रही है बात। तो अकाउंटेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंस उस वाले खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं जो एम्प्लॉय का खर्चा होता है, एम्प्लॉय के ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाता है। ऑफिस अपने एम्प्लॉय जो है वो अपने घर से ऑफिस आता है और ऑफिस से वापस घर जाता है, उसका जो रास्ते में किराया भाड़ा लग रहा है उस खर्चे को कन्वेंस कहते हैं। ये जरूरी नहीं कंपनी दे, ये तो कंपनी के ऑफर लेटर पर डिपेंड है। ये हर कंपनी, देखो ये पक्की बात है कंपनी देगी, एम्प्लॉय अपने जेब से क्यों खर्च करेगा कहीं सामान कहीं आने जाने में, लेकिन ये जरूरी नहीं हर कंपनी दे। ये कंपनी ऑफर कर सकती है कि हमारी कंपनी में 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको प्लस कन्वेंस भी मिलेगा, दूसरी कंपनी शायद नहीं दे रही, डिपेंड करता है। सिंपली अगर मेरे को जो जॉब देनी है उसके लिए मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन सामने 1000 लोग खड़े हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं फैसिलिटीज कम करता जाऊंगा, कोई कन्वेंस नहीं, जैसे मर्जी आओ आप देखो,
कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं। सर यहाँ पे कैब फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, एम्प्लॉय को घर से लेंगे और ऑफिस तक छोड़ेंगे, फिर ऑफिस से घर तक, ये फैसिलिटी है, कर रखी है हमने। तो जो कैब वाले का जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए कन्वेंस वाला खर्चा है। दोनों सूत्रों से हो सकती है पेमेंट। कन्वेंस में एक तो हम पेमेंट रिम्बर्स करते हैं कि हम आपको भी, सपोज आप वहां से आते हो, आपका 100 रुपये किराया लग जाता होगा रोज का, तो 3000 रुपये महीना आपको अलग से मिलेंगे कन्वेंस के। एक तरीका। दूसरा तरीका कि हमने एक आउटसोर्सिंग कर ली। आउटसोर्सिंग बढ़िया में मेरे स्टडीज के अंदर हम कोई सर्विस किसी बाहर किसी पर्सन से अवेल करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने ओला से टाइप कर लिया कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसके लिए आप ड्राइवर भेजोगे, उनको घर तक छोड़ के भी आना, घर से लेके भी आना, और आपको पर पर्सन इतना देंगे। कंपनी को इसमें भी फायदा होता है। कंपनी कैब अपनी कैब करती है तो कंपनी को फायदा पता क्या होता है? कभी एम्प्लॉय लेट ही नहीं आएगा। 10 बजे का ऑफिस का टाइम है, एम्प्लॉय 11 बजे आ सकता, सर मैं लेट हो गया, गाड़ी नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल रही थी, हमने कैब लगा रखी है, 8 बजे का टाइम है, कैब वाला 7 बजे आ जाएगा, तो टाइम पर आना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय जल्दी से रेडी होगा कि कैब छूट गई अगर, तो फिर खुद का पैसा लगेगा किराया। अगर कैब छूट गई तो किराया खुद का देना पड़ेगा, उससे वो खुद ही जल्दी रेडी होगा। तो सारे एम्प्लॉय टाइम पर आएंगे। ज़्यादा टाइम लेट करते हैं कंपनी वाले। अगर 8 बजे छुट्टी का टाइम है, अभी कैब ड्राइवर आए नहीं, काम करते हो, कैब ड्राइवर 9 बजे आता तो 9 बजे निकलोगे। इसमें भी कंपनी का बेनिफिट है। क्या हमने सर 3 नई टर्म सीखी, कैरेज, ट्रैवलिंग और कन्वेंस। कैरेज जो है वो गुड्स का किराया है, ये पर्सन का किराया है, एम्प्लॉइज का किराया है, ये घर से ऑफिस का, ये ऑफिस के काम से बाहर का। अब आते हैं अकाउंटिंग वाली बात पर सर। ट्रेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा, ट्रेडिंग पीएनएल कौन सा? बताइए। ट्रैवलिंग ट्रेडिंग के पीएनएल, कन्वेंस ट्रेडिंग के पीएनएल, कैरेज ट्रेडिंग के पीएनएल। डिपेंड करता है सर, अगर इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड है तो पीएनएल, कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी ट्रेडिंग। प्रिजम्पशन ट्रेडिंग की होती है क्योंकि इन जनरल बायर किराया देता है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सर बहुत खर्चे हो सकते हैं। ऐड का खर्चा आ गया, हमने मार्केटिंग के लिए किसी को रख लिया, कोई भी खर्चा आ गया इसके अंदर ऐड का। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। सर ये रिपेयर तो समझ में आ रहा कि सर को टूट फूट हो गई मशीन में या बिल्डिंग में, उसकी रिपेयरिंग करवाई है तो रिपेयर का जो बिल आया होगा। रिन्यूअल्स क्या है? और बताइए, ट्राई करते रहिए। टेक्नोलॉजी अपडेट करने को भी। कुछ आंसर आ रहे हैं सर, हम रिन्यूअल मतलब रिनोवेशन करवा रहे हैं। किसी का आंसर आ रहा है सर इंश्योरेंस प्रीमियम रिन्यू, ये वाला खर्चा हो सकता है। किसी का आंसर आ रहा है कि सर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करा रिन्यू करा रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। रिपेयर में आपको बताता है, रिपेयर का एक सब्स्टिट्यूट भी होता है। रिपेयर का खर्चे का एक सब्स्टिट्यूट क्या होता है? एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जिससे भी एसेट खरीदो आप, उससे एएमसी करवा लो। उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट जाता है, चाहे आइटम कितनी बार भी खराब हो, आप कॉल करो, इंजीनियर आएगा, उस आइटम को ठीक करेगा, कोई पैसे नहीं लेगा। पार्ट खराब हो तो पार्ट भी डालेगा, उसके पैसे कोई नहीं लेगा। ठीक बात है। तो ये रिन्यूअल उस एएमसी का रिन्यूअल है। हर साल ही एएमसी हमें रिन्यू करानी पड़ती है, इसलिए तो रिपेयर के साथ लिखा हुआ है। अगर इंश्योरेंस का खर्चा होता तो इंश्योरेंस एंड रिन्यूअल लिखा होता, रिपेयर के साथ क्यों होता? अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करा रहे हैं हम, रिन्यूअल का खर्चा वो है, तो फिर वो एसेट बन जाता, एक्सपेंस क्यों होता? ठीक है, क्लियर हो पा रही है बात? तो ये रिन्यूअल एएमसी का रिन्यूअल है। डेप्रिसिएशन सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? आज इकोनॉमिक्स क्लास में ये बात हो रही थी कॉस्टिंग की कि सर कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से, अभी हम जो अकाउंटेंट है इस चैप्टर के अंदर वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट मैं बात कर रहा हूं। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, या पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसकी वजह है, जब कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, उससे हमें बड़ी बारीकी से कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक मशीन पे हमने 50 यूनिट बनाई तो मशीन कितने रुपए की घिस गई, कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, कितने रुपए की इसकी लाइफ कम हो गई, ये कैलकुलेट करके वो गुड्स पर चार्ज करता है। उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपनी काम आसान करने के लिए एक फिक्स अमाउंट निकाल लेते हैं। 10 लाख की मशीन 10 साल चलेगी, ₹1,00,000 हर साल। भले इस साल लॉकडाउन रहा हो, काम बंद रहा हो,
भले इस साल डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब हम मशीन का एक्चुअल यूज देखते ही नहीं। हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट मशीन का एक्चुअल यूज देखते ही नहीं। हम फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्शन लगाते रहते हैं हर साल, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीपी हो, यूसेज से रिस्पेक्टेबल डिफरेंट। तो हम अकाउंटेंट के हिसाब से, फाइनेंशियल अकाउंटेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस। बढ़ते हैं जी आगे। इंटरेस्ट ले रहे हैं कि दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक्सपेंस में लिखा हुआ है तो पक्की बात है सर दे रहे हूं। तो इंटरेस्ट पेड लिखा हो तो भी पीनल डेबिट, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो तो पीनल डेबिट में ही आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो तो पेड मानते हैं कि रिसीव्ड मानते हैं? पेड मानते हैं। वजह इन जनरल बिजनेसमैन लोन लेता है, लोन देता नहीं। बिजनेसमैन अगर लोन लेता है तो इंटरेस्ट देगा, ठीक बात है। बिजनेसमैन का काम लोन देने का नहीं है, लोन लेने का। तो बिजनेसमैन लोन लेगा तो उस पर इंटरेस्ट देगा, इसलिए इंटरेस्ट के साथ हमारी प्रिजम्पशन पेमेंट की। सन्ड्री एक्सपेंसेस सर, जिसके लिए हम सेपरेट अकाउंट नहीं खोलना चाहते उसको हम जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस या ये सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम देते हैं। जैसे चाय का बिल, छोटे मोटे एक्सपेंस, इसके सेपरेट अकाउंट नहीं खोलना चाहते उसको भी नाम देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस, बैंक में सर एक लिमिट के बाद चार्जेस लगने चालू हो जाते हैं। एग्जांपल दिया था मैंने पहले भी, जैसे हमें कैश जमा करना है बैंक के अंदर, तो बैंक में कॉल करो, घर पे आएगा एम्प्लॉय, वो कैश लेके जाएगा। आपको बैंक से पैसे निकालने कॉल करो, घर पे बंदा आएगा और पैसे लेकर के आएगा जितना आपको निकालना। ये फैसिलिटी भी देता है, चार्जेबल है, बस चार्जेस लगेंगे उसके। जो हम पर्सन्स हैं, मिडिल क्लास हैं, तो हम ये फैसिलिटी अवेल नहीं करते, चार्जेस लग जाएंगे। कंपनी में जहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर है वो चार्जेस पे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सर्विस चाहिए होती है, उनके लिए टाइम की कीमत ज्यादा। आगे जनरल एक्सपेंस बताया था मैंने सेम, इसके सेपरेट अकाउंट नहीं खोलना चाहते। टू रेंट, रेंट दे रहे हैं कि ले रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, मतलब रेंट पेड है। ऐसा क्यों आपने पेड ही मांगा, रिसीव्ड नहीं मांगा? इन जनरल बिजनेसमैन रेंट पर प्रॉपर्टी देता नहीं है, रेंट पर प्रॉपर्टी लेता है, इसलिए वो रेंट पेड होता है। जगह की हमेशा शॉर्टेज होती है बिजनेसमैन के पास, फिर वो जगह मिल जाए और बिजनेस अपना एक्सपेंड कर ले। रेंट पर क्यों देगा? बिजनेस नहीं कर लेगा वहां पर, ठीक है। तो रेंट पेड लिखा हो वो भी पी एंड डेबिट, सिर्फ रेंट लिखा हो तो भी पी एंड डेबिट। आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सर बिजली का बिल, ब्रैकेट में लिखा है फैक्ट्री के अलावा। फैक्ट्री का बिल है तो गुड्स से लिंक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और फैक्ट्री से लिंक नहीं है तो पीएनएल में आएगा। इन जनरल कुछ ना लिखा हो तो पीएनएल में आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा हो तो पीएनएल में आएगा, क्योंकि जनरली फैक्ट्री में ना लाइटिंग वाला काम कम होता है, पावर वाला काम ज्यादा होता है। जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो मशीन का इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा से पावर का है, वो वाला काम ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे चार्ज कर लेते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, फायर और डैमेज डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। अब नॉर्मल लॉस ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आता है? क्योंकि एक्चुअल में वो गुड्स बिके ही नहीं, परचेज में से हटाना है। पीएनएल के डेबिट में क्यों आता है? क्योंकि एक्चुअल में लॉस है, लॉस वाला पीएनएल के डेबिट में। कमीशन, ये कमीशन दिया है कि लिया? दिया है। तो पीएनएल डेबिट में लिखा हुआ, एक्सपेंस में लिखा हुआ तो दिया हुआ। सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है तो पेड मानोगे, रिसीव्ड मानोगे? पेड। रीजन भी सर, बिजनेस की जो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है ना मेन, वो सेल्स होता है बस, उसके अलावा कोई इनकम इन जनरल नहीं होती। सेल्स इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इन जनरल, इसलिए कोई और भी आइटम है जो इनकम एक्सपेंस कोई भी हो सकता है। अभी कमीशन उस हमने लिया हो या उस हमने दिया हो, तो इन जनरल हम कमीशन देते हैं, क्योंकि हमें इनकम तो गुड्स से करनी होती है, गुड्स से करनी, इसलिए प्रिजम्पशन पेड की। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का खर्चा है सर। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड लिखा हुआ है, आउटवर्ड कट कर दूंगा तो ये ट्रेडिंग में पहुंच जाएगा, ठीक। फ्रेट और कैरेज ये सिनोनिम्स। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है कि लिया? दिया। सिर्फ डिस्काउंट लिखा हो तो दिया है ऐसा मानोगे। इन जनरल हम डिस्काउंट देते हैं, लेते कम है। वजह उसके पीछे सर अगेन देखो, पता है इसका वजह क्या है? क्योंकि हम परचेज करते हैं कम लोगों से और सेल करते हैं ज्यादा लोगों से, ज्यादा लोगों को। सोच के देखिए, कोई भी बिजनेस है वो खरीदता है 3-4 लोगों से। मान लीजिए मैं होलसेलर हूँ
तो मैं कंपनी से खरीदूंगा, 3-4 कंपनी से सामान खरीदूंगा, मेरे पास काफी सारे रिटेलर आएंगे सामान खरीदने के लिए मेरे पास, ऐसा ही होगा। या मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा 2-3 जगहों से और काफी सारे होलसेलर्स को बेचूंगा। या अगर मैं रिटेलर हूँ तो मैं 2 होलसेलर से खरीदूंगा सामान और बहुत सारे कस्टमर्स को बेचूंगा। तो जनरली जो हमारा जिससे हम बाय करते हैं वो लोग कम होते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स कभी मेंटेन करोगे तो आप देखोगे ये जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है वो छोटी सी होती है, मैक्सिमम 7-8 लोग। डेटर्स की लिस्ट होती है बड़ी लंबी सी होती है, 30-40 लोग। तो 10 मतलब डिस्काउंट हमें देने वाले, हम लोग को देने वाले डिस्काउंट बहुत कम लोग हैं और हमसे डिस्काउंट लेने वाले काफी सारे लोग हैं। सिलेक्टेड डिस्काउंट में प्रिजम्पशन कि हमने डिस्काउंट दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डिस्कस हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, जिन डेटर्स को हमने सामान बेचा था, पैसे हमारे नहीं मिल पाए, नुकसान हो गया, नुकसान पीएनएल अकाउंट में आएगा। अगेन गुड्स की प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है इसका, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आगे सर क्रेडिट साइड में सेकंड आइटम से स्टार्ट कर रहे हैं। बाय रेंट रिसीव्ड, लिखा हुआ है बाय रेंट रिसीव्ड। सर रिसीव्ड वर्ड काट दूं तो डेबिट में पहुंच जाएगा। फिर रेंट रिसीव्ड, इस बार क्या हुआ है कि लैंडलॉर्ड को, सॉरी हमारे बिजनेस ओनर को रेंट मिल रहा। इस बार आपने अभी बताया बिजनेसमैन रेंट पर जगह लेता, रेंट पर जगह देता नहीं। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है कि रेंट मिल रहा? सर प्रॉपर्टी है बिजनेस को तो अगर बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है तो रेंट ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में नहीं। सर्विस इंडस्ट्री की अकाउंटिंग हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर। सर्विस जो बिजनेस होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के, कैब, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में भी 2 होते हैं, एक तो गुड्स लेके जाने वाले और पैसेंजर वाले। तो इनके यहाँ अकाउंटिंग जो कैसे होती है कैसे नहीं होती, सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारे 11th-12th में नहीं, ग्रेजुएशन में भी नहीं, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है बस। उनमें जो फीस मिल रही है सर्विस इंडस्ट्री वालों को, तो उनकी मेन इनकम है ना, तो वो पीएनएल में ट्रेडिंग में आती है। उनके लिए हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, उनके लिए सेपरेट नाम होता है, सर्विस कॉस्टिंग के नाम से आता है, कॉस्ट शीट बनती है, उसमें लिखा जाता है उसको। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इंडायरेक्ट इनकम तो है नहीं। रेंट रिसीव्ड कैसा एग्जांपल है सर कि सही बिजनेस ओनर ने 3-4 प्रॉपर्टियां ले रखी हैं, खरीद रखी हैं और उसमें अपना बिजनेस कर रहा है। तो बेसिकली वो ना रेंट ले रहा और ना रेंट दे रहा। बाई चांस काम थोड़ा डाउन कम है, मतलब कम है काम और इतना अच्छा काम नहीं है, तो उसने क्या करा, 4 ऑफिस की जगह 3 ऑफिस कर लिए और एक ऑफिस फिलहाल टेम्पररी रूप से रेंट पर दे दी। तो ये होती है रेंट की इनकम। सबलेट सुना है किसी ने, क्या होता है किसी को पता? सबलेट रेंट पर लेकर के रेंट पर देना। सबलेट किसे कहते हैं सर? रेंट पर लेकर के रेंट पर देना। सर ऐसे कोई क्यों करेगा? रेंट पर लेकर रेंट पे क्यों देगा? तो देखिए क्या होता है, क्या होता है कि बिजनेसमैन रेंट के लिए जगह ढूंढ रहा है और एक उसको जगह मिलती है उसके हिसाब से, बिल्कुल लोकेशन परफेक्ट है, एरिया परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। तो जाके बात करता है लैंडलॉर्ड से कि जी मुझे आपके बिल्डिंग में 2 फ्लोर रेंट पर चाहिए। वो कहता है जी मेरी बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, मैं जिसको दूंगा 3 फ्लोर ही दूंगा। 2 फ्लोर मैंने आपको दे दिए नीचे के, 3rd फ्लोर कौन लेगा मुझसे रेंट पर? वो तो खाली पड़ा रहेगा। मैं 3 फ्लोर दूंगा रेंट पर, लेने आ दो लोग, हमें पसंद ही जगह हमने ले ली, अब 3 फ्लोर पे रेंट हम दे रहे हैं, लेकिन 3rd फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, हमारा बिजनेस इतना है नहीं। तो अब हम ढूंढ रहे हैं किराएदार 3rd फ्लोर के, मतलब हम तो रेंट दे रहे हैं 3 फ्लोर्स का, हम टेनेंट हो गए, लेकिन अब हम कोई टेनेंट ढूंढ रहे हैं 3rd फ्लोर के। ठीक है, तो अब मैं रेंट दे भी रहा हूं और अब मैं रेंट ले भी रहा हूं, समझ आ रही है बात? तो रेंट पे कर रहा हूं मैं तो वो एक्सपेंस हो गया, मैं रेंट पे कर रहा हूं तो एक्सपेंस हो गया, और मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं 3rd फ्लोर का, ये मतलब इनकम हो गई, रेंट रिसीव हो गया। सब रेंट इसको कहते हैं, रेंट पर लेकर रेंट पर देना। हाँ जी, पूछ रहे थे आप? क्लियर हो गई बात? तो रेंट रिसीव्ड की सिचुएशन काफी सारी हो सकती है। दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर वाला है कि डेटर वाला? ये पहचान पा रहे हैं आप? क्रेडिटर। डेटर वाला डिस्काउंट हम देंगे कि लेंगे? सोच के देखो, डेटर तो हमारा कस्टमर है, उसको हम डिस्काउंट देंगे, वो तो एक्सपेंस है।
ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो हमने गुड्स खरीदा होगा क्रेडिटर से, उससे डिस्काउंट मांग रहे हैं हम। समझ में आ रही है बात? कमीशन अर्न, कोई भी एक्स्ट्रा काम करा है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी है, उससे कुछ कमीशन मिला है। कोई सामान, देखो कई बार क्या होता है कि हम जिस चीज में डील करते हैं, हम सामान बना करके बेचते हैं। कोई कस्टमर ऐसा है कि हमें ये वाला सामान चाहिए, वो सामान हम बेचते नहीं है, लेकिन हम उस कस्टमर को भी वापस नहीं जाने देते। हम किसी और सामान खरीदते हैं और बीच में अपना कमीशन सेट कर लेते हैं, कुछ मार्जिन सेट कर लेते हैं। तो ये कमीशन अर्न वाला कॉन्सेप्ट हो गया, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए पी&एल अकाउंट क्रेडिट साइड में। जैसे एक्सपेंस में बनाई हमने कैटेगरी, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी&एल में। इसी तरीके से इनकम की भी कैटेगरी बना रहे हैं, डायरेक्ट इनकम अलग और इनडायरेक्ट इनकम अलग। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट इनकम पी&एल में। सेल्स इज द ओनली डायरेक्ट इनकम। सेल्स इज द ओनली डायरेक्ट इनकम। सेल्स के अलावा और कोई डायरेक्ट इनकम होती नहीं, गुड्स बेचना ही इनकम होता है। उसके अलावा कोई इनकम अगर हो रही तो सब इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। इसके बाद आते हैं सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, लोन देने पर इंटरेस्ट मिलता है। एक एग्जांपल, बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट मिला, ये दूसरा एग्जांपल है इसका। तो अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पढ़ा हुआ अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर, उसमें कंपनियां एक दूसरे को लोन दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है रिलायंस और एक कंपनी है टाटा। तो रिलायंस कंपनी बैंक से लोन लेकर के टाटा कंपनी से लोन ले रही है और फिर वापस कर देती है कुछ टाइम के बाद। और टाटा कंपनी को लोन चाहिए थोड़े टाइम के लिए, तो रिलायंस से ले सकती है। तो इंटर कंपनी आपस में ही लोन का पेमेंट, लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं इसको, आईसीडी। तो इंटरेस्ट मिल सकता है, अर्निंग भी हो सकती है कंपनी की इस हिसाब से, इस तरीके से। बैड डेट्स रिकवर्ड, सेकंड डेबिट साइड में था लास्ट आइटम बैड डेट्स, और यहाँ पे लिखा है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या है सर? हमने सामान बेचा, पैसा नहीं मिल पाया, पैसा मर गया, कोई उम्मीद नहीं रही, वो नुकसान हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? कि पास्ट ईयर में 2 साल पहले या 3 साल पहले या 1 साल पहले जिस पर पैसा मर चुका था, अब बाई चांस उससे पैसा रिकवर हो गया। दिस इज बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर क्या होता है जी बताएं एक बार। एक्सप्लेन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। पढ़ा है आपने इन्वेस्टमेंट वर्ड टर्म 1 में भी कई बार। बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, मशीन खरीदना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, कोई एक्सप्लेन करना चाहे? पैसे इन्वेस्ट करना, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये अप्लाई कर रहे हैं, बताता हूँ मैं, फिर आप अपने रिप्लाई दीजिए। हाँ जी, शेयर्स खरीदना इन्वेस्टमेंट है, और लैंड खरीदना इन्वेस्टमेंट है। सुनिए आंसर, मशीन खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं, बिजनेस में पैसे लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो अकाउंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में आंसर बदल जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में आंसर बदल जाएगा। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ उसके हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट सुनिए जी क्या है? बिजनेस का पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बिजनेस के लिए मशीन खरीद रहा हूँ, आपको लग रहा है सर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, नहीं, आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। आप बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, तो आप लैंड अकाउंट डेबिट करोगे, बिल्डिंग डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन आप किसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो बिजनेस से बाहर है, जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। हम अगर ब्रोकर नहीं हैं, अगर हम ब्रोकर का काम कर रहे हैं, शेयर्स खरीदना बेचना, तो हमारे लिए शेयर्स खरीदना भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, गुड्स की तरह वो परचेज से, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारा नॉर्मल गुड्स वाला बिजनेस है, गुड्स खरीदते बेचते हैं, और पैसा स्पेयर पड़ा हुआ था, क्रेडिटर को 3 महीने बाद पैसे देने हैं, अभी पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ये बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी में मिल रहा है कि सस्ते में मिल रही है, हम खरीद रहे हैं इस पर्पस से कि बेच देंगे जो महंगी होगी, बिजनेस नहीं करना उसके अंदर, दिस इज इन्वेस्टमेंट।
ध्यान रहेगी बात। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्डिंग मशीन खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओनर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसे हम कैपिटल कहते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। क्लियर हो गई बात? तो जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं बिजनेस के बाहर, वहां से कोई भी अर्निंग हो रही है हमको, दिस इज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बैंक में एफडी में कर रहा हूं तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एफडी करना बिजनेस की एक्टिविटी तो नहीं। इन्वेस्टमेंट टू कैश, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश, इंटरेस्ट मिलने की एंट्री कैश टू इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जैसे एफडी का एग्जांपल लिया मैंने, 7 दिन की एफडी भी होती है, 7 दिन से स्टार्ट होती है, 10 साल तक की होती है। मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। इसके बीच में कितने भी टाइम भी कर सकते हैं एफडी। मान लीजिए मुझे 216 दिन की एफडी करनी है तो मैं 10 दिन की भी कर सकता हूँ, या 8 साल 6 महीने 5 दिन की एफडी करनी है तो ऐसा भी कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन है 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक। 7 डेज की एफडी भी लोग करते हैं, पेमेंट मुझे क्रेडिट को करनी है 10 दिन के बाद, तो 10 दिन की पेमेंट मैं अभी क्यों 7 दिन की एफडी कर देता हूँ, कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी अर्निंग होती है। आगे डिविडेंड ऑन शेयर्स। सर एफडी करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जब शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड समझ लीजिए इंटरेस्ट है, बस शेयर्स पर इंटरेस्ट ना मिलकर के डिविडेंड मिलता है, ये नाम देते हैं इसको। डिवाइड एट द एंड, तो डिवाइड और एंड इन 2 वर्ड से मिलाकर के वर्ड बना है डिविडेंड। ये अलग नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका रेट फिक्स नहीं होता, बाकी चीजों पर रेट फिक्स होता है। मैं एफडी अगर आज करता हूं मान लीजिए 7% पर, तो एग्जैक्टली 7% ही इंटरेस्ट मिलेगा जब खत्म हो जाएगी एफडी। लेकिन जब शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम। रेट फिक्स नहीं होता, इसलिए इसके लिए हमने नया वर्ड इन्वेंट कर रखा है डिविडेंड। इस साल के एंड में बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना बढ़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इन जनरल नहीं बेचते। फिक्स्ड एसेट वही जो हमने खरीदी है, जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, जिसको हमने बेचने के लिए नहीं यूज करने के लिए खरीदी। ऐसी एसेट को फिक्स्ड एसेट कहते हैं, जिसकी मोर देन 12 मंथ लाइफ होती है। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ये एग्जांपल है इसके। तो इन जनरल हम इसको नहीं बेचते, लेकिन एसेट पुरानी हो गई या नई टेक्नोलॉजी आ गई या हम जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमें बेचनी पड़ गई और उस पर प्रॉफिट अगर हो जाता है तो वो हमारी मेन इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। मिसलेनियस इनकम, सर कोई ऐसी इनकम जिसके लिए हम सेपरेट अकाउंट नहीं खोलना चाह रहे, कोई ऐसी खास इनकम नहीं है। जैसे पुराने न्यूज़पेपर बेच दी, पुराने न्यूज़पेपर बेच दी, इसको हम सेल ऑफ स्क्रैप नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप हमने रॉ मटेरियल का नाम रखा हुआ, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मेन इनकम का पार्ट। पुराना कोई न्यूज़पेपर बेच दिया, पुरानी कोई मैगजीन लगवा रखी है ऑफिस में, वो बेच दी और उससे कुछ इनकम हो गई, मिसलेनियस रिसीट। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में प्रॉफिट या लॉस बचता है, इसी तरीके से पीएनएल के लास्ट में भी प्रॉफिट या लॉस बचता है। ट्रेडिंग अकाउंट वाले प्रॉफिट लॉस को नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, पीएनएल वाले प्रॉफिट लॉस को हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट देखें, जैसे यहाँ पर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर बाकी सारी आइटम, प्रॉफिट आ गया मान लीजिए 10 लाख, इसे मैं जीपी नाम दे देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख रुपीस। इसके बाद क्या बनना है? पीएनएल। ध्यान से देखिए, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कूद करके यहां जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से कूद करके पीएनएल में जा रहा है। इसके लिए देखो है क्या, सर गुड्स बेचना हमारे मेन इनकम है, पहली बात समझें इस चीज को। और जो हमारा गुड्स पर मार्जिन है, हमारे सारे खर्चे उसी से निकालने। 10 लाख रुपए के मैंने मार्कर खरीदे और मैंने उनको 12 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख रुपए मैंने कमा लिए। दिस इज जीपी, जो कि यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा। फिर 2 लाख रुपए को मैं ट्रेडिंग से उठा करके पीएनएल में लेके जाऊंगा। इस 2 लाख रुपए से मुझे बाकी के सारे खर्चे काटने, एम्प्लॉय की सैलरी काटनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगाना है, कन्वेंस, सब कुछ सारे खर्चे निकालने हैं। सारे खर्चे मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट लिया मैंने जीपी मान लीजिए, और बाकी सारे जो मेरे खर्चे हैं वो 6 लाख रुपए के हो गए, तो नेट मेरे पास क्या बचा? 4 लाख बचा। नेट प्रॉफिट ऐसे निकलने वाला है। बाई चांस मेरे को इनडायरेक्ट इनकम की, अदर इनकम 1 लाख रुपए की और हो गई, तो प्रॉफिट मेरा 5 बन जाएगा। कैसे? टोटल इधर का आ जाएगा 11 6 से 5 बच गया। क्लियर हो गई बात?
अगर सर हमारा बिजनेस न्यू है, हम ऐड पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, मार्केटिंग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और ये वाला खर्चा हमारा 16 हो गया है, उस केस में क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। टोटल डेबिट का 16, क्रेडिट का 11, तो इधर बचेगा 5, नेट लॉस। तो लास्ट में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये तो कैलकुलेशन पर डिपेंड है सर। बैलेंसिंग फिगर जो साइड छोटी है हमारी, अगर हमारी इनकम साइड, रेवेन्यू साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आने वाला, एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है तो लॉस आने वाला। बैलेंस वहां लिखना है जो साइड छोटी है। चैप्टर जो 19 पढ़ रहे हैं हम, ये सेम चैप्टर है 20। 19 चैप्टर का नाम भी यही है, फाइनल अकाउंट। चैप्टर 20 का नाम भी यही है, फाइनल अकाउंट। 19 चैप्टर में सिर्फ बेसिक बताया हुआ है और 20 चैप्टर के अंदर इसके कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। ये 3 काम करना है कि क्वेश्चन के अंदर, ये चैप्टर 20 में। 19 में सिर्फ बेसिक बताया हुआ है इसका, तो इसके काफी सारे क्वेश्चन भी होंगे। ऐसा लग रहा है कि स्टडी कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस करते तो और अच्छा समझ में आता, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फटाफट से एक बार रीडिंग देखें इसकी ध्यान से, कौन सी आइटम लिखी हुई है। कहते मैं एक आइटम छूट गई बताने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम रह गया शायद। डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम होता है? फायर इंश्योरेंस होता है सर, इंश्योरेंस होता है, मैरिन इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस होता है। तो सर इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस ही होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी के जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर आएंगे प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस कहाँ आएगा? बिल्कुल सही। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस है, वो पर्सनल खर्चा है उसका, वो ड्राइंग्स है। क्लियर हो रही है ये बात? ये मैं सोचा कि सर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ ब्रैकेट में अदर देन, जैसे रेंट में लिखा हुआ था कि अदर देन फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट आपको लगा ट्रेडिंग में आना है ना, ऐसा ही होना भी, ऐसे ही फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में आना। तो यहाँ पर लिखा है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ऐसा ना लगे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रेडिंग में आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है ही नहीं, एम्प्लॉय की लाइफ का इंश्योरेंस ये एक्सपेंस है ही नहीं, ये उसका पर्सनल खर्चा है। इसलिए हम अकाउंटेंट के लिए ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता, इट्स अ नेगेटिव कैपिटल। सीखेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे क्या करते हैं इसका, ध्यान रहेगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का कि सर एम्प्लॉइज की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, LIC ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, तो ये ड्राइंग्स है या डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? बताएं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, बेसिकली ये सैलरी का पार्ट बन जाता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने जब एम्प्लॉय को जॉब देते हैं साथ में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस देते हैं। कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनसे टाइप कर रखा होता है। मतलब मान लीजिए कि मैं अपनी फैमिली का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूँ, उसका प्रीमियम सपोज 20,000 रुपये जाता है साल का, ठीक। और एक कंपनी है, वो कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है कि हमारी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय हैं, इन सबका, इनकी फैमिली का सबका मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, प्रीमियम क्या रेट लगेगा? 1,000 एम्प्लॉय, तो बोलेंगे जी 10,000 रुपये, मतलब 20,000 की जगह 10,000 रुपये, हाफ रेट में काम हो गया, ठीक। अब कंपनी ने मुझे क्या बोला कि आप हमारे यहाँ जॉब करोगे तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री। मैं कैलकुलेशन क्या लगाऊंगा कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस जाता था 20,000 रुपये, वो मुझे फ्री में मिल रहा, तो मेरा 20,000 का फायदा है। समझ आ रही बात? तो एम्प्लॉय को फायदा दिखता है, जब 20,000 रुपये का फायदा हो गया, तो अगर थोड़ी सैलरी कम भी मिल रही है प्रपोर्शनेटली तो उसका बेनिफिट लगेगा उसको। कंपनी का फायदा आधे रेट में काम हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा बल्क में इतना काम मिल रहा है। तो अगर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये भी बिजनेस एक्सपेंस है, पीएनआर अकाउंट में ही आएगा। प्रोप्राइटर की खुद की लाइफ का इंश्योरेंस है तो ये पर्सनल एक्सपेंस है। टर्म आती है सर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। समझिए क्या कॉन्सेप्ट है? एक कंपनी के अंदर जो सबसे मेन पर्सन होता है, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि अगर वो पर्सन नहीं रहा तो पूरी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। उस पर्सन का, स्पेशली उसी पर्सन का कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस करवाया जाता है बड़े अमाउंट में, और उसका प्रीमियम कंपनी भर रही है, उसकी डेथ हो जाती है तो पैसा भी कंपनी को ही मिलेगा।
ऐसी पॉलिसी को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। भाई जैसे रिलायंस में जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तो कंपनी के शेयर प्राइस आधे रह गए, क्योंकि कंपनी वही चला रहे थे, सब उन्हीं को आता था, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिजनेस में आ ही नहीं कभी, उन्हें पता नहीं बिजनेस कैसे होता है, तो लग रहा था शायद कंपनी बंद भी हो सकती है। तो ऐसे केस में कंपनी को लॉस हो सकता है। तो ऐसे में अगर पहले से ही हमने करोड़ों रुपए की पॉलिसी करवा रखी है उस पर्सन की, तो ये रिस्क फ्री वाली बात हो जाएगी, मतलब फायदा हो जाएगा कंपनी के लिए। तो उस पर्सन ने अपना तो इंश्योरेंस करवाई रखा होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट में मान लीजिए मुकेश अंबानी एग्जांपल ले लेता हूँ। मुकेश अंबानी को कुछ हो जाता है तो रिलायंस कंपनी में काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कंपनी को। वो नहीं रहते तो उनकी बजाय उनकी जगह जो आएगा वो शायद इतना अच्छा मैनेज ना कर पाए। तो उन्होंने अपनी LIC तो करवा रखी होगी, इसका अपना पर्सनल पैसों से वो प्रीमियम भर रहे हैं और क्लेम भी उनकी फैमिली को ही मिलेगी, वो तो पर्सनल हो गई LIC उनकी। एक रिलायंस कंपनी ने करवा रखी होगी मुकेश अंबानी के नाम पर पॉलिसी, उसका प्रीमियम रिलायंस कंपनी भर रही है और क्लेम भी रिलायंस कंपनी की देगी, वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं उसको, और बिजनेस एक्सपेंस है, P में डेबिट में आता है। क्लियर हो गई जी बात? नीचे लिखा हुआ है जर्नल एंट्री फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ है। जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए इसकी, ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ रहा है सर ये, और P&L अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ऐसी तरीके से ग्रॉस लॉस की, तो ग्रॉस लॉस इधर आएगा और यहां से इधर जाएगा। ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा, P&L डेबिट हो रहा। P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये ग्रॉस लॉस की एंट्री। हाँ जी, फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज नहीं पढ़ा, और उसने सेक्टर पढ़ेंगे इसको। ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ, ट्रेडिंग अकाउंट तो करेंगे सेक्टर के अंदर। हम तीनों टॉपिक, ट्रेडिंग भी, P&L भी, बैलेंस शीट भी, बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं चैप्टर के अंदर। फुल फ्लैज वाले जो क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 20 में पढ़ने वाला है। एडजस्टमेंट परचेज भी सही अंदर आएगा। पेज 139 पर आ गए हैं, पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं पढ़ा है मैंने आपको, ये मानो क्वेश्चन में दो चीजें मांगी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पढ़ा है मैंने आपको, अभी दो चीजें निकाल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर अभी हम, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैथड एडुकेट फॉर द ईयर एंडिंग दिस। शुरू होने लगी, बनाइए ट्रेडिंग और बनाइए P&L। ये नोट कर लिया होगा अब सबने जी? क्वेश्चन में ईयर भी मेंशन है, फुल फॉर्मेट से बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, पूरे साल का बनता है वो साल जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 को। टॉप कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट दो बार, सेम फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने उस ट्रेडिंग के अंदर के। मिशन ट्रेडिंग में कंप्लीट हो गया है, सोचना फुल फैक्ट चैप्टर के अंदर ही होगा प्रॉपर। पूरे साल का होता है जी P&L। साल कौन सा ये मेंशन किया जाता है अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो।
क्वेश्चन पढ़िए, आइटम्स पढ़िए, कौन सी आइटम कहाँ लिखनी है आप लिख दीजिए ऊपर खुद से, तो हेल्प की जरूरत नहीं है आपको। सारी आइटम पढ़ें, जो आइटम जहां लिखनी है। आपके पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, पीएनएल का डेबिट, पीएनएल का क्रेडिट, टोटल 4 प्लेसेस हैं आपके पास। कौन सी आइटम जहां नहीं है वो लिख दीजिए। पहली आइटम है ट्रेड ओपनिंग स्टॉक, बताइए किधर लिखें? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सभी को ध्यान है जी कौन सी आइटम कहां थी? मैं लिखने से पहले आप लोग लिख चुके हैं, कोशिश ये है। नेट सेल्स हां जी कौन सा है? 139 पेज पे 7th क्वेश्चन। नेट सेल्स किधर लिखे बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। $33 लाख। ये नेट वर्थ क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है, ये फाइनल अमाउंट दिया हुआ। नेट वर्थ ये बता रहा। नेट परचेज किधर लिखे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू नेट परचेजेस 18 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस किधर लिखना है? डायरेक्ट से ट्रेडिंग में आते हैं, इनडायरेक्ट पीएनएल में आते हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, वेजेस है कि सीधा बोलते डायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे आसान हो गया। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,80,000। आगे बढ़े, अगला पॉइंट पढ़ें। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेट करना मतलब मैनेज करना। मैनेज करने के लिए हम सुपरवाइजर रखते हैं, पीएनएल अकाउंट, इनडायरेक्ट डेबिट साइड। सर एक्सपेंस है तो पक्की बात है डेबिट में आएगा, बस हमें ये माइंड लगाना होता है कि ट्रेडिंग का डेबिट या पीएनएल का डेबिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पीएनएल डेबिट से सेलिंग करने का खर्चा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जाता है, उनका पॉइंट जाता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, उसमें पैकेजिंग का खर्चा आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि गुड्स बनने के बाद का ही खर्चा होता है। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। Loss due to fire, both trading and PNL. PNL account debit side, PNL account debit side, loss by fire। सर एक आंसर आया कि ट्रेडिंग में भी आना चाहिए, पीएनएल में भी आना चाहिए। ये पढ़ाया भी था, एबनॉर्मल लॉस, ट्रेडिंग का क्रेडिट और पीएनएल का डेबिट। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ पीएनएल के डेबिट में लिख रहा हूं, ट्रेडिंग में नहीं लिख रहा। सोचो क्यों? क्योंकि सही ट्रायल कहां लिखा है कि गुड्स चले? है ना? लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जब मतलब जरूरत होने सिर्फ आग गुड्स को ही लगती, किसी भी आइटम में लग सकती, तो टोटल लॉस दे रखना। गुड्स का स्पेसिफाई करता तो लिख देते वहां। ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक। ये कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन की सर सारी आइटम लिख दी हमने, अब बैलेंसिंग फिगर करने वाला काम करना। पता है ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 35,10,000।
इसमें से डेबिट की सारी आइटम माइनस कर दें। 13,80,000 ठीक, 13,80,000 ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग वाले प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल वाले प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट। तो 13,80,000 ये ट्रेडिंग से शिफ्ट हो रहा है पीएनएल में। पीएनएल में किस साइड लिखूं? क्रेडिट क्रेडिट साइड। क्या एंट्री बनी? बाय एंट्री में बाय नहीं आता। एंट्री बोलिए, एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये जनरल एंट्री होती है जी जीपी की, ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं लिखी। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसा कुछ। अब यहां से जो आंसर आने वाला वो कहलाएगा जी नेट प्रॉफिट। टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 13,80,000। इसमें से डेबिट की सारी आइटम माइनस कर दें। आंसर से मैच ना करें, आंसर में कोई और प्रॉफिट मांगा है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट सॉल्व करवा रहा हूं मैं, तो आंसर से मैच ना करें। कितना आ रहा है जी बताएं? कितना? 3,90,000 टोटल की बता रहा हूं, प्रॉफिट बताओ ना। 9,90,000 क्रेडिट साइड में से डेबिट की तीनों आइटम माइनस कर दी, तो आंसर आया जी 9,90,000 प्रॉफिट। सब बैलेंसिंग फिगर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब बैलेंसिंग फिगर ही आना है। तो साइड छोटी हो वहां लिख देना। इनकम साइड बड़ी है तो डेबिट साइड में आंसर आएगा प्रॉफिट के नाम से, डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट में आंसर आएगा लॉस के नाम से। इतना कराया जिसको रिवाइज करके आए। जो शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रेडिंग पीएनएल पे वो कैसे करके आए आज के लिए।